वी नेवर हर्ड हिम स्पीक अबाउट करप्शन। देखिए, बहुत सारे विषय हैं, गरीबी है, महंगाई है। मुझे नहीं लगता है कि महंगाई के बारे में कभी राहुल जी ने किसी को इस देश में कभी उनका कोई वक्तव्य आया, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। लेकिन देश में अगर राजनीति करना है तो गरीबी के बारे में बोलना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, कुछ संवेदना जाहिर करना पड़ता है। उसी प्रकार से देश के आम आदमी के लिए महंगाई भी एक विषय है, उस पर बोलना पड़ता है। और आज जो सबसे संदर्भित विषय है वो भ्रष्टाचार है। आज तक इस विषय में, चाहे वो 2G का मामला हो, whether it was the 2G scam which hit the headlines and which was proven and Raja went to jail, we never heard a single sentence being spoken by Mr. Rahul Gandhi. He's a very topmost leader in the Congress party. He steers the party, it believes, it said so. And the same way, in last month or so, we have never heard him speaking about the coal gate. And that possibly may have led to the assessment of the economist to say that he doesn't exist. The brand Rahul does not exist. हो सकता है कि ये जो आज उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के वो साथ हैं या उनके खिलाफ हैं, ये भी बोले कि वो देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। वो देश में जो 1,86,000 करोड़ की जो लूट हुई है, देश के प्रधानमंत्री पर संवैधानिक संस्था CAG ने जो आरोप लगाया है वो गलत है या सही है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही हैज़ टू बी अ स्टेट्समैन। हमने उनकी कोई बात नहीं सुनी है। और कई बार ये विषय उठता है कि वो देश का बागडोर संभालेंगे, सबसे उच्च कुर्सी पर बैठेंगे, फिर होता है कि संगठन में आएंगे। ये सब उनके पार्टी का विषय है और उनके पार्टी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से लोग देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आगे भी बन सकते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अ पर्सन हु इज नॉट फिट एट 42, what assessment can we have that he will be fit at 52? One doesn't know. अगर वो अगर 42 में ठीक नहीं है तो 52 में ठीक हो जाएंगे, ये पता नहीं, बड़ा कठिन है कहना, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। He may be fit, if he's unfit at 42, what makes him fit at 52? So possibly all this collectively may have given a background to the people or the economist to write what has been written. So it may not be very fair on our part to as an opposition to assess all that. But since my friends in media had been since morning asking this question, so we said we'll like to explain it. I hope it's sufficient. कोकराझार गए, वेदना व्यक्त किया, स्वाभाविक है। कुछ ऐसे भी कंट्रोवर्सीज आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करना नहीं आवश्यक समझे कि डिफेंस के जहाज से गए और डिफेंस मिनिस्टर वाज एक्टिंग लाइक एन एस्कॉर्ट सर्विस, यहाँ से जहाज से उतरना, हेलीकॉप्टर को कहना। सो वेदर द डिफेंस मिनिस्टर हैज बिकम एन एस्कॉर्ट सर्विसेज एजेंसी, वेल, some papers and some news items reported it. So it maybe it's the some perks and privileges of being in the government and being, so it could be there, but we are afraid that defense minister and defense ministry should not be heading an escort services division, so that could be there. While all this is going on, the industrial output has squeezed and it has contracted by 0.1% in July, last figures. The manufacturing has come down, mining has reduced, capital goods sector has shown a decline. And this has been exactly overcharged that this government is suffering from policy paralysis. ये हमारा आरोप है कि इस देश में औद्योगिक उत्पादन, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, ये 0.1% नीचे गिरा है और निर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में, खनन के क्षेत्र में, कैपिटल गुड्स में इसमें कमी आई है। और जो स्थिति है, जो जिसे हम कह रहे थे कि अंग्रेजी में पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं और हिंदी में इसे लकवा मार देना सरकार के निर्णय करने के अधिकारों में, वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इट विंडिकेट्स अवर पोजीशन, इट ऑल्सो विंडिकेट्स अवर स्टैंड दैट the so-called tom-tom situation of 9% growth claimed by the Prime Minister for UPA 2 has slumped to 5.5%. जो शकल घरेलू उत्पाद 9% तक बढ़ने की बात
देश के प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जो आज आरोपों के घेरे में हैं, उन्होंने जो कहा था कि ये 9% हो जाएगा, आज घट करके 5.5% है। तो जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात कहते हैं, जो लकवा मार देना, जो निर्णय और नियम और कानून बनाने का और नीतिगत फैसला करने का जो अधिकार कांग्रेस की सरकार का था, कांग्रेस के पास था, उसे लकवा मार गया है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द बीजेपी हैज बीन सेइंग। मिस्टर Advani in his blog has said about Mr. Asim Trivedi, the cartoonist, who possibly criticizes and vents his view in his own way, and a very, it could be, it has been treated as sedition by the state. महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगा के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। But this anti-corruption crusader has been put behind bars, and the position of the government is untenable. एक तरफ जहां भ्रष्टाचारी सड़क पर घूम रहे हैं और देश के शीर्ष कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, दो देश का प्रधानमंत्री हो और सीबीआई उनके कार्य अवधि में जांच कर रही हो कि जिस दौरान वो कोयला मंत्री थे, वो तो देश का शासन चला रहे हैं, और जो भावना व्यक्त करते हैं, चाहे वो पत्रकार हों या कार्टूनिस्ट हों, उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। अडवाणी साहब ने अपने ब्लॉग में ये स्पष्ट किया है कि देश की स्थिति उसी प्रकार से है जो इमरजेंसी के दौरान इस देश में था। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन, इज बिहेविंग डेस्पोटिक, और हमें लगता है कि ये लोगों का ध्यान बांटने के लिए, चाहे वो भुवनेश्वर में जो बयान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का था कि लूट डालो, मार डालो, गिरा दो, निकाल बाहर करो, जो 84 के दंगे के नेता हैं जिनके खिलाफ दिल्ली में 4000 से अधिक सिखों को मारने का आरोप है, वो उड़ीसा में जाके वो कर रहे हैं, कुछ अन्य स्थानों पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं। ये एक प्रकार से देश का ध्यान बांटने का प्रयास है जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान प्रारंभ किया हुआ है। आज माननीय अडवाणी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मुलाकात करने डॉक्टर जोशी, अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज गए, और उन्होंने अपने जो हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा, उन्होंने दे हैव चार्ज्ड द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, द कांग्रेस लीडरशिप ऑफ and even the Prime Minister has made public statements saying that the CAG, casting aspersions on the CAG within Parliament and outside Parliament. And that line is being toed not only by the Prime Minister and his aides, but also by spokesperson. We have demanded, the BJP, the high-powered BJP delegation has requested the President that he's the custodian of the Constitution, he's the defender of the Constitution, he's the protector of the Constitution. We have demanded his intervention and protection to institutions, constitutional institutions like the CAG to be protected. ये आज के कुछ विषयों के सार थे, और फिर हम बताना चाहेंगे कि आज देश में एयर इंडिया के लिए एक अच्छा दिन है, और दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज, सबसे खूबसूरत जहाज और सबसे कामयाब जहाज आज एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ है। एंड इट्स अ ग्रेट डे फॉर एयर इंडिया, that one of the most modern aircrafts in the world and one of the first few countries to have inducted the Dreamliners has come to Delhi, has come to India. It has been inducted and formally launched in the fleet of Air India. The Union Minister for Civil Aviation was present at the airport. We must congratulate, at the same time hoping that Air India, it's a pride for us. The 27 Dreamliners which would, in years to come, would be there in the fleet of Air India, would be able to recover and bring us back the pride of Air India. We should congratulate the government and those who will run that and the Air India, so that we can get
Air India out of the red and make it as one of the finest airlines in the world. So our best wishes to the airlines. And thank you very much. और इसके अतिरिक्त कोई और विषय हो तो आप पूछ सकते हैं.